तिरंगे को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कवच की तरह इस्तेमाल करना देश का अपमान है। मोदी सरकार तिरंगे को कवच की तरह इस्तेमाल कर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं किया था। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी अपनी नाकामी को इस तरह छुपाने की कोशिश नहीं की थी। यह राष्ट्रध्वज का अपमान है। ये बातें अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने स्पीक अप कार्यक्रम की 58वीं कड़ी में कही। शाहनवाज आलम ने कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन संघियों ने आज़ादी के 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो भी आज घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपनी सरकार की नाकामियों को छुपा ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा के लोगों द्वारा गरीब लोगों से 20 से 30 रुपए तक प्रति झंडा वसूलना और भाजपा दफ्तरों से झंडे की बिक्री करना अमित शाह के उस बयान को सही साबित करती है कि उनके खून में व्यापार है। राष्ट्रध्वज का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। शाहनवाज आलम ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा नेताओं को अतीत में तिरंगे का अपमान करने वाले अपने नेताओं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हेडगेवार और सावरकर की तरफ से देश से माफी मांग लेनी चाहिए। आदाब साथियों, आप जानते हैं कि हर रविवार को हम लोग किसी न किसी एक मसले पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस हफ्ते या इस दरमियान कौन सी ऐसी बात हुई जिस पे बात विमर्श करने की ज़रूरत है, उसके मतलब समझने की ज़रूरत है। आज ये हम लोग का 98 यानी कि 58th कड़ी है जब हम लोग किसी न किसी संडे को इस पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त की रात को यानी कि जैसे ही घंटी बजी थी 12 बजे रात की, वैसे ही भारत को आज़ाद घोषित किया गया था 1947 में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये पूरा महीना ही कांग्रेस के तारीख के लिए, देश के तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर की तरह देखा जाता है। आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो भी निर्णायक संघर्ष थे वो इसी दौर में हुए थे, अगस्त के महीने में हुए थे। तो अगस्त का महीना देश के लोकतंत्र को डिफाइन करने वाला साबित हुआ, राष्ट्रवाद को भी डिफाइन करने का पैमाना बना। इस अगस्त के महीने में 1947 में कौन क्या कर रहा था, ये एक तरह से प्रस्थान बिंदु की तरह आप समझ सकते हैं, जहां से देश के अंदर अलग अलग धाराओं का विकास हुआ और तय हुआ कि किसकी क्या पोजीशनिंग होने जा रही है। आप जानते हैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अभियान चलाया, फिर सरकार के रूप में उसको मान्यता दी गई और सरकार के प्रयासों से ऐसा कहा जा रहा है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। जो गरीब लोग हैं उनसे 20-20, 25-25 रुपए, 35-35 रुपए ले करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग झंडा बेच रहे हैं। तो झंडा बेचना यानी देश के एक प्रतीक को बेचने का कारोबार भी इस महीने में खूब ठीक ठाक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों पर भी झंडे बेचे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा करती है तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अमित शाह बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं कि उनके खून में व्यापार है। तो एक तरह से अगर जो आदमी हर चीज को बेच रहा हो, देश के संसाधन को बेच रहा हो, वो अगर झंडा बेचता है तो बहुत आश्चर्य की बात, इसको नहीं माना जाना चाहिए। तो ये आप कह सकते हैं कि अगस्त का महीना दो अलग अलग धाराओं के लोगों की भविष्य की राजनीति क्या होगी ये तय करने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी रहा है। 1947 से हम लोगों की ये मांग रही है कि जो लोग भी तिरंगे का तिरस्कार करते रहे हैं, ठीक है, अतीत में जो भी उन्होंने किया हो, उनको देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हम लोगों को इस पे इंसिस्ट करना चाहिए कि जिन लोगों ने, चाहे वो हेडगेवार हों जो आरएसएस के विचारक थे और इनके सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते थे,
या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इसी अगस्त के महीने में अंग्रेज़ों को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस तरीके से दबाना चाहिए, उसमें उनकी जो सरकार थी बंगाल की, जो मुस्लिम लीग के सहयोग के साथ चल रही थी, उसके तरफ से तजवीज़ दी गई, उसके तरफ से उनको बताया गया कि हम ये अगर करें, ये सख्त कदम उठाएं तो इस आंदोलन को दबाया जा सकता है। ये भी इसी अगस्त महीने में 80 साल पहले हुआ था। तो एक तो मांग ये होनी चाहिए कि जितने भी आरएसएस के लोगों ने देश से गद्दारी की, चाहे वो राष्ट्रध्वज को मानने से इनकार करने का ही मसला क्यों ना हो। आप जानते हैं, अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गूगल पे टाइप करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तिरंगे के एतबार से। उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक लेख लिखा था, ऑर्गेनाइजर जो अखबार है आरएसएस का, जो मुखपत्र था, और उसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगे को वो कभी भी राष्ट्रध्वज के बतौर स्वीकार नहीं करेंगे, ना उनके संगठन के लोग करेंगे। हेडगेवार ने उससे आगे बढ़ते हुए इस बात को कहा था कि 3 रंग अपने आप में अशुभ होते हैं, इसलिए 3 रंगों को अगर झंडा बना करके हमको दिया जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये बात जब सरदार पटेल से किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हेडगेवार को हिंदू धर्म की कोई समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो त्रिमूर्ति का, 3 देवों का, 3 देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है, तो ये अपशकुन कैसे हो सकता है। तो उस समय हेडगेवार ने इसके खिलाफ बयान दिए थे और सावरकर ने भी इसके खिलाफ बयान दिया था। न्यूज़ क्लिक में एक बहुत अच्छी खबर छपी है। न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है और अच्छी वेबसाइट है, इसीलिए उसके जो मालिकान है उसमें से एक गौतम नवलखा जी को सरकार ने जेल में पिछले 3 साल से रखा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो सच बोल रहा उसको जेल भेजना इस सरकार में एक नियम सा बन गया है। तो उस न्यूज़ क्लिक में एक बहुत ही अच्छा लेख छपा है और उसमें इस बात का जिक्र है कि 15 अगस्त के बाद से, यानी आज़ादी के बाद से ही 1947 में जब तक जिंदा रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपने घर पे कभी तिरंगा नहीं फहराया, हमेशा वो भगवा झंडा फहराता था। सावरकर ने भी इसी तरह क्या स्टैंड लिया है तिरंगे पे, उसका पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो एक मांग ये होनी चाहिए कि आरएसएस कम से कम हेडगेवार, सावरकर और गोलवलकर द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो तिरंगे का तिरस्कार किया गया था, अपमान किया गया था, उसको लेकर के देश से माफ़ी मांगे। 15 अगस्त का दिन इसके लिए सबसे मुफीद और सबसे बेहतर अवसर है जब संघ परिवार के लोग देश से माफ़ी मांग लें, खास तौर से जब वो पूरा घर घर तिरंगा का अभियान चला रहे। इससे अच्छा कोई अवसर नहीं हो सकता। उनको इसलिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए, एक और वजह से ही माफ़ी मांगनी चाहिए कि आज़ादी के 52 साल बाद तक उन्होंने अपने मुख्यालय पे कभी भी तिरंगा नहीं फहराया था। और जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े 3 नौजवानों ने उनके दफ्तर में घुस करके नागपुर में 2001 में तिरंगा फहरा दिया तो उन लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। आप सोचिए, ये इस तरह के लोग हैं जो तिरंगा अगर फहराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ जाके मुकदमा भी दर्ज कराते रहे हैं। इन तमाम अपराधों को, तमाम पापों को धोने का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मोदी के सामने है। उनको चाहिए कि कल वो लोग अखबारों में विज्ञापन दे, कैसे भी पूरा देश उनको विज्ञापन में ही देखना पसंद करता है, लोगों को आदत हो गई है। तो उनको चाहिए कि वो देश से माफ़ी मांग लें। उनको माफ़ी एक और आदमी से मांगना चाहिए। लीलाधर वाजपेयी जी के परिवार के लोग अभी जिंदा होंगे। लीलाधर वाजपेयी जी एक कांग्रेस के जुझारू क्रांतिकारी नेता थे और ये इटावा से सटा हुआ एक इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ के वो एक बड़े नेता हुआ करते थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि इसी महीने में 80 साल पहले शुरू हुआ था।
लीलाधर वाजपेयी जी एक जगह भाषण दे रहे थे और वो अंडरग्राउंड थे, चूंकि आप जानते हैं जो लोग भी 1942 के आंदोलन का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि सारे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो नजरबंद कर लिए गए थे या गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसमें गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, कलाम, ये तमाम लोग थे। उसमें से बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को नैनी जेल में, कुछ लोगों को बरेली के जेल में, शायद नेहरू जी भी 6 महीना बरेली की जेल में थे और जगह जगह तमाम नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था। तब जो सेकंड रैंक की लीडरशिप थी उसके सामने चुनौती थी कि आपको भूमिगत रह करके काम करना है, आपको अंडरग्राउंड रह करके काम करना है। और लीलाधर वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे नेता थे, संगठन करता थे। वो एक जगह गांव में मीटिंग कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड मीटिंग थी। पुलिस स्टेट तो था नहीं पहले कि हर जगह पुलिस हो, वो एक गांव में अपनी मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में एक आदमी था जिसने इस चीज को सुना। उसकी कम उम्र थी, 17-18 साल की उम्र थी। उसने जाकर के मुखबिरी कर दी, पुलिस आई और लीलाधर वाजपेयी जी को पुलिस ने पकड़ लिया। लीलाधर वाजपेयी जी जेल में रहे। अगर आप फ्रंट लाइन एक मैगजीन आती है, अगर उसमें आप गूगल पे टाइप करें लीलाधर वाजपेयी मानिनी चटर्जी फ्रंट लाइन, तो आपको एक खबर मिलेगी और उस खबर में आपको लीलाधर वाजपेयी का पूरा नाम, पता, फोटो सब आपको मिल जाएगा। अब तो नहीं है लेकिन उनके परिवार के लोग हैं। तो जिस लड़के ने जासूसी की थी उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था और वाजपेयी आप जानते हैं कि आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने, आरएसएस के आदमी थे। इनसे जब भी पूछा गया इस सवाल पे तो कभी भी जवाब नहीं दे पाया, उनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता था, क्योंकि उस पत्रकार ने, मानिनी चटर्जी ने वो स्टोरी खोज के निकाली थी और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई स्टोरी है। मानिनी चटर्जी एक स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, सूर्या सेन जो एक बड़े नेता थे, जो जिन्होंने चटगांव में विद्रोह किया था, उस परिवार से आने वाली एक महिला है, बहुत अच्छी पत्रकार हैं। तो इस खबर के आने के बाद आरएसएस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हुई कि एक तो वो लोग लड़ाई में शामिल नहीं थे, मुखबिरी भी किए थे और बाद में पता चल गया कि जो मुखबिरी किया था उसको उन लोगों ने बहुत बड़ा नेता भी बनाया हुआ था। तो कल एक अच्छा अवसर है कि इनको लीलाधर वाजपेयी के परिवार से भी ये लोग जाकर के माफी मांगे। अटल बिहारी की तरफ से, अब तो वह है नहीं, उनके तरफ से इनको माफी मांगना चाहिए था। तो ये जो अगस्त का महीना है आरएसएस के लिए अपने पाप को छिपाने का, अपराध को छिपाने का, देशद्रोह को छिपाने का प्रयास करने का एक महीना है और उन्होंने इसके प्रयास के बतौर तिरंगे को घर घर में बांधने का और उसको एक कवच की तरह इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकाला है। उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी, उसको मालूम था कि वो जा रही है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बड़े पैमाने पे विनिवेश किया जा रहा था। तमाम नारे भी दिए गए थे, इंडिया शाइनिंग से लेके फील गुड का, लेकिन उनको मालूम था कि वो जा रहे हैं। लेकिन वो कम से कम इतने ईमानदार थे कि उन्होंने तिरंगे के आड़ में उसको कवच बना करके अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश नहीं की थी, जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आज 14 तारीख है, एक दिन पहले उनसे अपील किया जाना चाहिए कि कल अपने तमाम अपराधों के लिए, पाप के लिए जो उन्होंने देश के साथ किया है, विश्वासघात जो उन्होंने देश के प्रतीकों के साथ किया है, उसके लिए वो माफी मांगे। इसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। दूसरी बात, आप समझने की कोशिश करें कि ये पूरा तिरंगे के आड़ में जो चीजें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र के जो हमारे राष्ट्र निर्माता रहे हैं, जो बड़े नेता रहे हैं, उनको मलाइन करने का, उनके इमेज को कमजोर करने की एक कोशिश की गई है और कितने शर्मनाक तरीके से की गई है। आप देख सकते हैं कि आज तक या किसी चैनल की कोई पत्रकार है, उसने एक कोई वीडियो चलाया अपने चैनल पे, तो उस 1947 का वीडियो था, उसमें से नेहरू जी को ही इन लोगों ने गायब कर दिया। हालांकि आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि
बांग्लादेश वॉर को लेकर के जो एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो करवाया था, सरकार का एक आयोजन था, उसमें इंदिरा गांधी का फोटो इन लोगों ने एडिट कर दिया था। तो फोटो एडिट करने डिलीट करने का जो कारोबार है, जो काम है, ये भी इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से अपने को एडजस्ट कर लें कि ये नहीं हमारे लोग नायक थे, लेकिन नेहरू को हटा करके अभी किसी को लाने का साहस तो नहीं है, क्योंकि इनके जितने भी लोग हैं उनकी सच्चाई सब लोग जानते हैं। किन्हीं ना किन्हीं वजहों से लोग आज भले वोट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की लोग समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ मिल जाने के बावजूद उसको उसका जो अतीत है वो हमेशा परेशान करता रहता है। इसलिए वो डिलीट करने का काम, एडिट करने का काम बड़े पैमाने पे लोग कर रहे हैं, या जबरदस्ती झंडा बनवाने का, उसके नाम पे वसूली करने का धंधा भी चल रहा है। आप इस चीज को भी जानते होंगे कि जो झंडे का नियम था, कानून था राष्ट्रध्वज का, उसमें भी इन लोगों ने एक बदलाव कर दिया है। पहले जो तिरंगा होता था वो सिर्फ खादी का बना हुआ हो सकता था, क्योंकि खादी हमारे स्वावलंबन का, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक भी था। क्योंकि ये आप जानते हैं कि जब गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो उसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सबसे बड़ा मसला हुआ करता था। दूसरा ये था कि हमको बुनकरी को प्रमोट करना है, अपने दस्तकारों को प्रमोट करना है। तो ये हम एक तरह से तिरंगा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं था, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं था, बल्कि वो हमारी आर्थिक नजरिए को भी सामने रखता था। अब चूंकि ये कारपोरेट परस्त पार्टी है, इनको चाइना से झंडा मंगवाना है। आप देख सकते हैं, अपने आसपास भी देखिए, जो तिरंगा बांटा गया है 20-20 रुपए में, उसका क्वालिटी बहुत खराब है, वो चाइना का है, पॉलिस्टर का बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए इन्होंने संविधान में जो झंडे से, जो राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े हुए जो क्लॉजेस थे, उसमें भी बदलाव कर दिया, ताकि हम उसको आसानी से बेच सके, बाहर से सस्ते दाम में मंगवा सके, और यहाँ की जो बुनकरी है उसको खत्म कर सके। खास तौर से कुछ अपने जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। आप जानते हैं कि जो कंपनियां छोटी छोटी चीजों में भी फायदा ढूंढ लेती हैं, उनके लिए तिरंगा भी एक तरह से उद्योग है। कम से कम साल भर में 2 बार तो वो अच्छा कमा सकते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर। तो ये आप अगर जो नया अधिनियम आया है, जो बदलाव उन्होंने किया है, उसको आप देखेंगे तो आपको उससे बहुत सारी चीजें जानकर हैरानी होगी। जैसे जो चौराहों पे जो बड़े बड़े तिरंगे बांधे जा रहे हैं, उसको लगाने के लिए उन्होंने 3-4 साल पहले एक अमेंडमेंट किया था संविधान में, और जो उससे जुड़ा हुआ नियम था कि शाम को 5 बजे के बाद सूर्यास्त के समय तिरंगा नहीं लहराया जा सकता। इसको भी उन्होंने बंद कर दिया, इसको बदल दिया, क्योंकि वो जो बड़े बड़े जो कारपोरेट वाले झंडे हैं उसको एक बार लगा दिया गया तो फिर 6-7 महीना तक उसको लगाए रखना पड़ता है, क्योंकि रोज उतारने लगाने में बहुत झंझट है, बहुत पैसा लगता है, बहुत संसाधन लगता है। तो कारपोरेट के खिलाफ कोई मुकदमा ना हो जाए, उनके लोग जेल ना जाए झंडे के कानून के उल्लंघन में, इसलिए इन्होंने कानून को भी बदलने का काम किया है। आप बहुत सारी इस तरह की खबरें आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से राष्ट्रध्वज से जुड़े हुए तमाम जो क्लॉजेस थे उनको इन्होंने धीरे धीरे समाप्त किया है। तो बेसिकली जो गरिमा होती है किसी राष्ट्रध्वज को, उसको खत्म करने की भी एक कोशिश रही है। ये एक तरह से लुम्पेनाइजेशन का, लंपटीकरण का एक तरह से प्रयास रहा है। तो हमको अगस्त के इस महीने में अभी बहुत कुछ होने जा रहा है, जो याद दिलाया जाना चाहिए संघ के लोगों को, उनके अतीत को लेकर के बार बार दोहराए जाने की जरूरत है कि आपने जो गलतियां की उसके लिए सजा आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, जनता वोट दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम आत्मग्लानि में तो अपने किए के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। अगस्त का महीना संघर्ष का महीना है, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास इस महीने के संघर्षों से जुड़ा हुआ है। 28 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली देश को बचाने के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, जो आम लोगों को जो
रोजगार का अधिकार, जो भोजन का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने जो दिए थे, सवाल पूछने के अधिकार, इन तमाम अधिकारों को खत्म करने की जो कोशिश सरकार कर रही है, जिससे कि लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि सरकार ने पिछले 3 महीने से मिड डे मील के लिए जो आवंटित होता है पैसा, वो नहीं दिया है। इस सरकार ने कई राज्यों को मनरेगा के लिए जो आवंटित धनराशि थी वो नहीं दी है। तो अपने अधिकारों को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपने लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार रहे हैं उनको बचाने के लिए 28 तारीख को, 28 अगस्त को एक बहुत बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में कर रही है, जिसमें आप सभी लोगों को आना चाहिए। खासतौर से उन लोगों को जरूर आना चाहिए जो आरएसएस के राजनीति को बारीकी से समझते हैं कि ये वो लोग नहीं हैं जो गैर कांग्रेसी पार्टी की तरह, जैसे सपा हो, बसपा हो या दूसरी जो पार्टियां थी, जो सिर्फ देश को अपने तरीके से आगे ले जाने का जद्दोजहद में वो कांग्रेस से अलग हुई, बल्कि एक ऐसी पार्टी जो पूरे निजाम को, सिस्टम को ही बदल देना चाहती है। आज आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे नेता आज भी जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनका बयान आप देख लीजिए। कोई बाबा है उधर गाजियाबाद का, वो कह रहा है कि तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, हमको तिरंगा ने कमजोर किया है, हमको भगवा फहराना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शासन में छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के नहीं आई है, एक अलग तरह की पार्टी है। इससे भारत के सामने फासिज्म का खतरा है, लोकतंत्र के खत्म होने का खतरा है। इसलिए तमाम लोगों से अपील है कि जो भी इस खतरे को समझ पा रहे हों वो हमारे इस आंदोलन में शामिल हो, हमारी इस रैली में शामिल हो। यही बातें आपसे कहनी थी। आप जरूर संघ के लोगों को कहिए कि कल तक उनका विवेक दुरुस्त हो जाए। वो उन्होंने, उनके नेताओं ने जो देश का अपमान किया है, अतीत में झंडे का अपमान किया, उसके लिए वो माफी मांग ले। देश बहुत विशाल हृदय वाला है, शायद वो उनको माफ कर दे। यही बातें आपसे कहनी थी। शुक्रिया।